हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें किसी क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण, किसी क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण प्लस ह्यूमन एक्टिविटी between relationship, human activity and natural environment between relationship is equal to human geography. साधारण शब्दों में देखें तो वास्तव में किसी क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण और वहाँ निवास करने वाले मानव की क्रियाओं के मध्य में जो संबंध है, रिलेशनशिप। किसी क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का, विश्व में कोई भी क्षेत्र है वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, प्लस ह्यूमन एक्टिविटी कि वहाँ उस प्राकृतिक वातावरण में जो मानव रह रहा है, निवास कर रहा है, वो वहाँ पर किस प्रकार की क्रियाकलाप, किस प्रकार की एक्टिविटी करता है और उनके मध्य में किस प्रकार का अंतर संबंध है, इसका अध्ययन है वो ह्यूमन ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका जो जन्म है, विकास है, वो सारा का सारा जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं मिस्टर फ्रेडरिक रेटजेल, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के अध्ययन पर बल दिया था। अतः उन्हें द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफिया। और एंथ्रोपोजियोग्राफिया के खंड नंबर 3 में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। जितने भी विश्व के सांस्कृतिक भूदृश्य आप देखते हो, सांस्कृतिक भूदृश्य इसलिए क्योंकि जितने भी भूदृश्य हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है, वो सारे के सारे जो भूदृश्य हैं उन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जाता है। तो सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, उन सब का अध्ययन है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये फ्रेडरिक रेटजेल को इनका पिता कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य हैं वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और जो वातावरण है वो भौतिक दशाओं का एक योग है। इसके बाद में इनकी एक शिष्या थी कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल अमेरिका की थी, फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के थे, ये इनकी शिष्या थी। इन्होंने कहा कि चंचल मानव प्लस अस्थायी पृथ्वी के मध्य में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। कुल मिलाकर दोबारा देख लीजिए एक बार इसको। चंचल मानव प्लस अस्थायी पृथ्वी के मध्य में जो परिवर्तनशील संबंध हैं, संबंधों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, तो उन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल के अनुसार। वास्तव में देखा जाए तो जो निश्चयवादी विचारक हैं जर्मनी के हैं और फ्रेडरिक रेटजेल और उनकी शिष्या जो कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल अमेरिका की हैं, वो इसके समर्थक हैं। इस विचारधारा के अनुसार मैन इज नथिंग एंड नेचर इज एवरीथिंग। मैन इज नथिंग एंड नेचर इज एवरीथिंग। मानव कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है। वास्तव में देखा जाए तो ये विचारधारा उस समय आई थी जब मानव का बौद्धिक ज्ञान कम था। मानव आदिमकालीन जीवन व्यतीत करता था, जंगल में रहता था और जंगल में जो भी कुछ उसको कंदमूल, फल, शहद, कथा, गोंद जो भी मिल गया उसको खाकर अपना जीवन यापन करता था। यानी कि मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, प्रकृति के पास में देने के लिए बहुत ज़्यादा था और मानव की आवश्यकताएं सीमित थी। उस समय मानव और प्रकृति के मध्य में संबंध है
वो बहुत ज़्यादा मधुर थे। जैसे जैसे मानव ने औद्योगिक सभ्यता की, नए नए आविष्कार हुए, तकनीकी का आविष्कार हुआ, उसके बाद में मानव ने प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया। मानव जो औद्योगिक सभ्यता है उसमें प्रवेश करने के बाद में मानव ने प्रकृति के साथ में अनावश्यक छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो मानव और प्रकृति के मध्य में जो संबंध है उनमें परिवर्तन होना शुरू हुआ। इसी के साथ में जो विचारधारा है वो आती है आपकी संभववाद। संभववाद और संभववादी जो विचारधारा है उसके समर्थक हैं फ्रांस के, और फ्रांस के समर्थक हैं और इसको जो कट्टर प्रतिवादक हैं उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। संभववादी विचारधारा के जो समर्थक हैं विडाल डी ला ब्लास। वास्तव में संभववादी जो विचारधारा है, ये शब्द है संभववाद, शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किया था फेबे ने, जो भी फ्रांस के थे। फेबे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा ब्लास हैं, ब्रून्स हैं, डिमांजिया और फेबे हैं, ये संभववाद विचारधारा है उसके समर्थक माने जाते हैं। संभववादी विचारधारा कहती है कि मानव सब कुछ है, प्रकृति कुछ भी नहीं है। अपोजिट हो गया इसका निश्चयवाद का। निश्चयवादी कहते हैं कि मैन इज नथिंग, नेचर इज एवरीथिंग। संभववादी कहते हैं कि मैन इज एवरीथिंग, नेचर इज नथिंग। प्रकृति कुछ भी नहीं है, मानव ही सब कुछ है। जहाँ निश्चयवादी ये कहते हैं, जो सैंपल है वो कहती है कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य में जो परिवर्तनशील संबंध हैं उनका अध्ययन ही मानव भूगोल है। फ्रेडरिक हेर्ज़ल कहते हैं कि मानव भूगोल की जितने भी भूदृश्य हैं वो सारे के सारे भूदृश्य प्राकृतिक वातावरण यानी कि भौतिक वातावरण से संबंधित होते हैं। यहाँ एक थोड़ा विरोधाभास है पूरा का पूरा। क्यों? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो मानव है वो कुछ भी नहीं है, प्रकृति सब कुछ है। दूसरे जो हैं संभववादी वो कहते हैं कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, मानव ही सब कुछ है। ब्लास के अनुसार कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते सबसे उत्तम विकल्प का चयन कर सकता है, अकॉर्डिंग टू विडाल डी ला ब्लास। इस विचारधारा के अनुसार मानव चाहे जैसा करे, चाहे जैसे जीवन यापन करे, जो करना है वो कर सकता है, प्रकृति के उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, अकॉर्डिंग टू संभववाद। लेकिन संभववाद के विपरीत निश्चयवादी विचारक जो हैं फ्रेडरिक हेर्ज़ल और कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल, वो कहते हैं कि वास्तव में मानव हाड़ मांस का पुतला है। सैंपल ने कहा, सैंपल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव नाम की उनकी पुस्तक थी, उसमें कहा कि मानव हाड़ मांस का पुतला है, मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति जब चाहे मानव को सबक का पाठ पढ़ा सकती है। ये जो विचार हैं वो उन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण में दिए हैं। दूसरी तरफ जो समूहवादी विचारक हैं वो इसके विपरीत कहते हैं कि मैन इज एवरीथिंग, नेचर इज नथिंग। यानी कि कुल मिलाकर जैसे जैसे तकनीकी का आविष्कार हुआ, मानव है वो जंगल से निकलकर वर्तमान औद्योगिक सभ्यता के युग में प्रवेश किया। उस प्रवेश करने के बाद में मानव ने प्रकृति को चैलेंज करना शुरू कर दिए, नए नए आविष्कार कर दिए, और नए नए आविष्कार जैसे जैसे हुए तो मानव है वो प्रकृति के साथ में शोषण उसने शुरू कर दिया। आज हम देख रहे हैं वास्तव में जो संभववादी विचारक हैं उनका ये मानना है कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, मानव ही सब कुछ है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, अलास्का है, टैगा टुंड्रा जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो किस प्रकार से प्रकृति के साथ में, जैसे प्रकृति वहाँ चाहती है कि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मानव निवास के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मानव वहाँ पर रह रहा है, एस्किमो जनजाति के लोग रह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, बुशमैन जनजाति के लोग हैं, वो वहाँ पर आज भी जीवन यापन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव ने धीरे धीरे प्रकृति को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये दोनों विचारधाराएं एक प्रकार से अपने अपने हिसाब से, जैसे जो युग था उस हिसाब से सटीक प्रतीत होती है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत जो विचारधारा है उसका नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है उसके अनुसार न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है और न ही प्रकृति की दास्ता स्वीकार की जा सकती है, अपितु प्रकृति के साथ में सामंजस्य, सहयोग व अनुकूलन स्थापित करके जीवन यापन किया जा सकता है। इसके प्रतिपादक हैं वो हैं ग्रिफिथ
टेलर के अनुसार न तो प्रकृति को जीता जा सकता है, यानी कि उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और न ही उस प्रकृति की दास्ता स्वीकार की जा सकती है, अपितु प्रकृति के साथ में सामंजस्य, सहयोग व अनुकूलन स्थापित करके जीवन यापन किया जा सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने आगे चलकर एक डेफिनेशन, एक परिभाषा दी है, जिसमें उसने कहा है कि मानव ट्रैफिक में खड़े एक सिपाही की भांति है, जो कि यातायात की गति को नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं कर सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितना प्रकृति के साथ में हमसे मिल रहा है, वो हम प्रकृति